हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। सफलता के मंत्र के पहले सीरीज में हम लोगों ने दिव्या जैन का इंटरव्यू किया था और आपको बताया था कि सफल जो छात्र होते हैं उन सफल छात्रों की क्या मानसिकता होती है, क्या उनकी तैयारी होती है, क्या उनके तरीके होते हैं। वर्तमान दौर में जो छात्र हैं, छात्रों की एक बड़ी समस्या होती है कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़ें। जो हम पढ़ाई कर रहे हैं आगे चल के वो सफलता हमें दिलाएगी या नहीं दिलाएगी। कई बार होता है कि सफल छात्रों के इंटरव्यू जब आते हैं, आपने देखा होगा जब यूपीएससी का रिजल्ट आया, बीपीएससी का रिजल्ट आया, कोई भी रिजल्ट आता है तो सफल छात्रों के इंटरव्यूज आते हैं। तो इंटरव्यू में छात्र बोलते हैं कि हमने 18 घंटा पढ़ाई की, हमने 16 घंटा पढ़ाई की। हम पैदा होते ही शुरू हो गए थे कि हमारा लक्ष्य एक ही लक्ष्य को हमें ठान के चलना है। ठीक है। अब इससे जो नॉर्मल छात्र होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि 18 घंटा तो हम सोच ही नहीं सकते। और पढ़ना क्या है, बनना क्या है, इसके बारे में बहुत बाद में ख्याल आता है। कुछ इंटर के बाद सोच लेते हैं कि हमें क्या करना है, कुछ ग्रेजुएशन के बाद सोचते हैं, कुछ मास्टर्स के बाद सोचते हैं क्या करना है, कुछ तैयारी के बाद सोचते हैं कि आधी तैयारी हो जाती है कि अच्छा अब तो मेरा टारगेट यही हो गया है। ज्यादातर कैंडिडेट्स की हालत यही है। कुछ होंगे इक्का दुक्का कैंडिडेट जो लाखों में सिलेक्ट होते हैं, तो जिन्होंने बहुत पहले कभी टारगेट बनाया होगा कि ऐसे ही करते हैं और वो सफल हुए होंगे। ये जरूर नहीं, सफलता का कोई एक तरीके कोई फॉर्मूला नहीं है कि इसी फॉर्मूले से चलेंगे तो आप सक्सेस होंगे। अलग अलग छात्र होते हैं, अलग अलग तरीका होता है, सबका अलग बैकग्राउंड होता है, पढ़ने का तरीका सबका अलग होता है। उस तरीके के बीच जो कॉमन छात्र हमारा है, जो आम छात्र है, जो साधारण घरों से है, जिसने पढ़ाई साधारण की है, जिसके मन में अभी बहुत कुछ क्लियर नहीं कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है, कहाँ तक पहुंचना है, उन छात्रों के लिए मोटिवेशन बनता है वही छात्र जो सफल हो चुका पहली बार। और सफलता के साथ साथ उसने कुछ और भी अपने लक्ष्य निर्धारित किए थे, जहां तक उससे पहुंचना था शायद वो नहीं पहुंचा या उससे थोड़ा सा पहले रुका या आगे भी पहुंचना भी चाहता है। तो ऐसे ही छात्रों से आपको एक बार रूबरू करवाते हैं। हमारे सफल कैंडिडेट हैं वंदना। तो वंदना से हम बातचीत करेंगे। वंदना हमारे साथ है, इनका बिहार एसआई में सिलेक्ट हुई है, ये बिहार एसआई में सिलेक्शन हुआ है, बिहार पुलिस यानी दरोगा ये बन चुकी हैं और अभी जल्दी ही इनकी ट्रेनिंग शुरू होने जा रही है। सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, वो आपको ज्यादा ढंग से गाइड करेंगे और आप भी शायद इनकी बातों को ध्यान से सुने और शायद आपको समझ में भी आए कि क्या सिलेक्टेड कैंडिडेट आप जैसे ही होते हैं या किसी दूसरे ग्रह से आते हैं। और दूसरी बात कि सफलता के बाद आगे उनके क्या विचार हैं और कैसे उन्होंने संघर्ष किया, कैसे उन्होंने पढ़ाई की, इन्हीं सारी चीजों पर हम लोग आज के इंटरव्यू पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं वंदना का। वंदना, स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल यही होगा कि किसमें सेलेक्ट हुई, कौन से ईयर में और किस पद पर हुई, बाकी आगे की डिटेल हम बातचीत करेंगे। मेरा सिलेक्शन बिहार सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे हुआ है और इसकी नोटिफिकेशन 2019 में आई थी, जिसका प्री 2019 में हुआ था, मेंस 2020 में और फिजिकल 2021 में, और रिजल्ट जून में डिक्लेयर हुआ था और अब मैं ट्रेनिंग में जाने की तैयारी कर रही हूँ। बिल्कुल ईमानदारी से सही ढंग से बताइएगा, क्या जीवन का यही लक्ष्य था कि दरोगा बनना है? नहीं, तो क्या लक्ष्य मैंने था? तैयारी बीपीएससी की थी। मैं बीपीएससी के प्रिपरेशन के टाइम में मैंने प्री मेंस मैं 2 बार इंटरव्यू में अपियर हो चुकी हूँ, लेकिन मेरा फाइनल मेरिट नहीं बना और मैं इसके साथ प्रिपरेशन में मुझे दरोगा का मिल गया। तो दरोगा बन के अभी भी पीसीएस नहीं छोड़ना है? नहीं, वो मेरा फाइनल एम है पीसीएस, तो अभी नहीं छोड़ूंगी उसको। ठीक है, चलिए अब बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं कि तैयारी आपने कब शुरू की, कैसे शुरू की और आपकी पढ़ाई की तरफ जो रुचि थी, इस तैयारी की तरफ रुचि थी, वो कैसे बनी। पहली बात की शुरुआत कब की और क्या सोच के आपने तैयारी शुरू की? मेरा 2017 में ग्रेजुएशन हुआ, तो सारे बच्चों की तरह मैं भी उसी डिलेमा में थी कि आगे क्या करूं, कैसे करूं। तो फिर अब और उस एज तक आते आते सारे बच्चों पर एक कॉमन प्रेशर होता है कि आप अब एक अच्छा सा जॉब करो। तो सबकी तरह मेरे पे भी सेम प्रेशर था, तो मैंने सोचा कि अब जॉब पे फोकस किया जाए। तो मैंने इनिशिएशन अलग अलग एग्जामिनेशन के, जैसे मैंने सबसे पहले मैंने एसएससी पर फोकस किया था, लेकिन फिर मैं मैथ्स में उतना मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। फिर उसी क्रम में एक दिन मैं गिरीश सर से मिली थी, सर के कोचिंग में आई थी जब वहां पे साथ में चल रहा था। तो मैंने बस एसएससी के ही क्रम में सर से मेरी बातचीत शुरू हुई, मतलब मैंने क्लास करना शुरू किया। तो धीरे धीरे सर जो पढ़ाते चले गए मैं उसको मगअप करती चली गई। तो धीरे धीरे उसका एक
पता ही नहीं चला कब ग्रेजुअली एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया मेरा। फिर उसके बाद जब वो धीरे धीरे करते 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 फिर सर ने अचानक से बोला कि अब सिविल सर्विसेज क्लासेस शुरू होगी। तो फिर मैंने बोला कि सर मैं शायद पहली या दूसरी कैंडिडेट होंगी जिसने कहा होगा कि सर मैं ज्वाइन करूंगी। तो सर ने बोला कि हाँ ठीक है। तो सर ने बहुत इंथुजियास्ट से मुझे एक्सेप्ट किया, बोला कि हाँ ठीक है। फिर सर मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा गाइड किए कि तुम्हारा जैसे हिस्ट्री का जो सबसे इम्पोर्टेंट फोकस किया जाता है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का, तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो सर ने बहुत अच्छे से क्लियर किया। और फिर धीरे धीरे करते करते ना मैं उसको समझते गए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ना मैंने हमेशा ध्यान दिया कि आप पढ़ते चले जाते हैं, और बच्चों मैंने अधिकतर बच्चों में देखा वो ऑब्जेक्टिव पर फोकस नहीं करते हैं। ये थोड़ा सा मिसिंग पॉइंट होता है। तो अगर क्योंकि एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है, तो मैं कहूँ कि आप लोग ऑब्जेक्टिव पर फोकस करें और कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करें, तो फिर वो आपको ज्यादा बेटर करेगा। और हाँ, एक न्यूज़पेपर आप लोग रेगुलर फॉलो करें। चलिए, तो यानी पढ़ाई के लिए जो इंटरेस्ट आ जाएगा वो जीएस से शुरू होता है। हाँ एग्जैक्टली, तो मेरा यही फाउंडेशन तो हमेशा से यही रहेगा। चलिए, तो जीएस से पढ़ के फिर आगे गए। किताबें कौन कौन सी प्रेफरेंस करते हैं जीएस के लिए? से एक तो बताया कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, हर कैंडिडेट को पढ़ना चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करनी चाहिए। किताबें कौन कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट के मन में एक डाउट होता है कौन सी किताब पढ़ें, जिससे हम पहले बिहार दरोगा के लिए बताएं, फिर सिविल के लिए अलग से हम लोग बातचीत करेंगे, पीसीएस के लिए। हाँ। तो एसआई के लिए अभी यूपीएसआई का एग्जाम भी चल रहा है, बच्चे परेशान है, कुछ का पेपर अच्छा हुआ, कुछ का अच्छा नहीं हुआ है। तो एसआई के लिए कौन कौन सी किताबें अच्छी हैं जिससे प्रैक्टिस की जा सके? देखिए, प्रैक्टिस करने के लिए तो सबसे अच्छी बुक जो रही है वो तो लूसेंट की तो बुक हर किसी के पास होगी ही, वो तो कोई नई बात है नहीं। और उसके अलावे जो मैं कहूँ कि अलग अलग प्रकाशन का, जैसे परीक्षा मंथन का बुक आ रहा है, फिर स्पीडी का बुक्स आ रहा है, और अलग अलग जो मॉक टेस्ट आता है ना, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं तो ये कहूँगी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और लोग उसको मिस कर देते हैं। आपका बेसिक पार्ट उससे तैयार हो जाता है, और आपको सिलेबस भी बहुत अच्छे से आइडिया हो जाता है उससे। तो इनका भी यही मानना है कि प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से लगाया जाए, उससे जो पैटर्न आ रहा है एग्जाम का वो पैटर्न बिल्कुल क्लियर रहता है। ठीक है, अच्छी बात है। तो उसके लिए लूसेंट, जैसे लूसेंट तो हो गया जीएस के लिए, बाकी जीएस आप पढ़ते, कोई और कुछ खास प्रैक्टिस सेट ऐसा हो जो लगा हो अच्छा हो एसआई के लिए स्पेशली? हाँ, क्योंकि मैं तो बेसिकली सिविल का प्रिपरेशन कर रही थी, मैंने एसआई का टारगेट लेकर तो नहीं। हाँ, इसका मैंने घटना चक्र का बुक सर ने सजेस्ट किया था, तो मैंने घटना चक्र का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी जो अलग अलग आता उसको मैं एक बार लगा गई थी। उसका मैंने समराइज नोट्स बनाया था, जो लॉन्ग रन में वो उसका समराइज नोट्स और सर का जो क्लास नोट्स था, वो दोनों मेरे लिए प्रिपरेशन में, इवन पीसीएस के प्री मेंस हर और इंटरव्यू तक के प्रिपरेशन में मेरा वो नोट्स काम आया था। तो मैं तो कहूँगी घटना चक्र बहुत अच्छा बुक है, जो कि आप एक उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। यानी घटना चक्र से आप प्रैक्टिस करते हैं, और दूसरी बात आप अपने हाथ का जो लिखा हुआ नोट से क्लास नोट के साथ अगर उसको आप लेके चलते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, और वो हमेशा वही काम आती है। हाँ सर, मल्टीपल रिवीजन उसका। कि अपने हाथ से लिखा हुआ थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रहता है, और जो क्लास में हम लोग हाँ, लिखते वो हैं ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सर को पर्सनली पता है कि मैंने जो पेन्स यूज किया था, मैंने डिफरेंट कलर के पेन, मतलब ग्रीन, रेड, ब्लू, हर के, ताकि जो मेन चीज उसको हाईलाइट किया जा सके। और इससे आपको खुद ही याद रहता है, जो इम्पोर्टेंट होता है वो पहले ही फ्लैश हो जाता है। तो ये ज्यादा अच्छा लगा मुझे। कलरफुल पेन का भी इस्तेमाल करें, ये भी कैंडिडेट्स को एडवाइस दी जाती है। चलिए, अच्छी बात है। अब हाईलाइट करने के लिए। एक जैसे समस्या होती है, कैंडिडेट कहते हैं कि तैयारी करने के लिए दिल्ली जाना चाहिए, तैयारी करने के लिए लखनऊ जाना चाहिए, या बड़े शहरों में जाना चाहिए। क्या छोटे शहरों में तैयारी नहीं हो सकती? बनारस जैसे शहर हैं, बाकी शहर हैं, एक बड़ा परेशान रहते हैं कि सर लगता है यहाँ ही कुछ गड़बड़ है कि हमें कहीं बड़े शहर में जाके, दिल्ली का नाम सबसे ज्यादा चलता है, दिल्ली है या इलाहाबाद है या बाकी जगहों पर है। तो क्या छोटे जगहों पर कैंडिडेट्स के अपने तैयारी कर सकते हैं, बनारस जैसी जगह है या बाकी जो छोटी जगह है? अगर ऐसा कुछ बात होता तो मैं तो आज तक दिल्ली के लिए एक दिन भी प्रिपरेशन के लिए नहीं गई, फिर तो मुझे सक्सेस मिलना ही नहीं चाहिए था। ये बिल्कुल एक मिथ बन चुका है कि आप दिल्ली जाएंगे तो आपका सिलेक्शन सिविल में होगा, और अगर आप कोटा जाएंगे तो आपका सिलेक्शन नीट या इसमें या AIPMT या फिर आपका इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस में होगा।
कहीं भी पढ़े, आप लोकल कोचिंग में पढ़े, डिजिटल प्लेटफॉर्म को फॉलो करें, बस आप कॉन्सेप्ट के साथ थॉरो रहे, एग्जाम के पैटर्न को समझे और इस पे मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, तो कहीं से भी, इवन आप किसी गांव के छोटे से कोने में भी रह के आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तैयारी के दौरान स्टूडेंट अक्सर परेशान हो जाते हैं, कई बार होता है कि एग्जाम दिए पास नहीं हुए, अक्सर फेल हो जाते हैं, अक्सर रिजल्ट आता है, फ्रस्ट्रेशन आती है छात्रों में, कुछ छात्र मिल के आते हैं सर बड़े परेशान हो गए, लंबे समय से हम लोग तैयारी कर रहे थे, हुआ नहीं अभी तक, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। तो क्या फ्रस्ट्रेशन केवल फेल हुए छात्रों में आती है कि जो बाद में पास हो गए वो भी पहले फ्रस्ट्रेट होते थे? फ्रस्ट्रेशन इनविटेबल पार्ट होता है प्रिपरेशन का। अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, दैट इज अ गुड साइन कि आप अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि जो कुछ प्रिपरेशन करेगा ही नहीं उसे कभी कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। और फ्रस्ट्रेशन, मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती थी, ऐसा नहीं है कि ये फ्रस्ट्रेशन आप लोग झेल रहे हैं या फिर मैं बहुत, कभी कभी तो पूरा लगता है कि क्या कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, कहीं जगह नहीं मिल रहा है, आसपास के लोग ताने मारते, इतने दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सारी चीजें एक साथ वर्क करती हैं। और उस बीच में फिनेंशियल, बहुत बच्चों के साथ फिनेंशियल इश्यूज आते हैं, बहुत के साथ फैमिली प्रेशर, शादी प्रेशर, सारी चीजें एक साथ वर्क करती है। लेकिन इसमें बस एक सबसे मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी, आप स्ट्रांग रहें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपको सक्सेस मिल जाएगी, दुनिया के वही लोग आपको अच्छा कहेंगे और आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो फ्रस्ट्रेशन से बाहर कैसे निकला जाए? बड़े परेशान रहते हैं कि सर फ्रस्ट्रेट हो गए, अब क्या किया जाए? तो बताओ छात्रों को फ्रस्ट्रेशन से बाहर कैसे निकले, क्योंकि जैसे हम लोग सबसे मोटिवेट पहले, करते हैं तो हम लोग के मोटिवेशन का असर ही नहीं पड़ता इन सबों के ऊपर, तो हम कहे चलो जो पास हो रहा है उससे पूछते हैं कि क्या होता है। देखिए, फ्रस्ट्रेशन को मैनेजमेंट करने के लिए सबसे बेस्ट कहूंगी, जो आपके जैसा हो उससे बात करें, क्योंकि जब दो लोग एक जैसे कंडीशन में होते हैं, वो लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे समझ पाते हैं। लेकिन हाँ, इसमें ये कोशिश करें कि जो आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करे उनके पास जाए, और कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो आपको बहुत नेगेटिव कर देंगे, तो आप उन लोगों से दूरी बनाकर रखें। अपने टीचर से बात करें, अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने फ्रेंड्स से बात करें, आप जिनसे बात करें खुल के बात करें, जो आप जैसा महसूस कर रहे हैं, कभी वर्कआउट के लिए एक्सरसाइज करें, बाहर घूमे फिरे, मतलब अपने आप को, कॉमेडी वीडियोस देखें, मूवीज देखें, इन सब से कोई हार्म नहीं है। बस आप मेंटली खुद को जैसे आप कंफर्टेबल हो, कोई हॉबी हो, गार्डनिंग करें, जो भी हो, आप उस पर वर्क करें, तो आप फ्रस्ट्रेशन से दूर रहेंगे। कि आज के दौर में बड़ी समस्या है कि तुरंत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर परेशान होते हैं सर क्या करें कैसे करें। तो हम लोग समझाते हैं कि भाई जो पास होते हैं वो भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, तुम भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, एक दिन पास हो गए। लेकिन चलिए अगली जो हमारा जो अगला सवाल रहेगा कि इस तैयारी के दौरान, और जैसे फ्रस्ट्रेशन तो एक बड़ी समस्या रही, और क्या क्या जो प्रॉब्लम्स आई जिसको फेस करना पड़ा? कोई और प्रॉब्लम आई ऐसे तैयारी के दौरान फ्रस्ट्रेशन के अलावा? बहुत से प्रॉब्लम आई, कभी कभी फिनेंशियल प्रॉब्लम भी आती है, कि कभी कभी आपके पास जैसे बहुत बल्कि बुक्स है, फिर वो सब लेने के लिए कभी लैपटॉप एक्सेस नहीं रहा, कभी इवन अगर आप लड़कियां हैं तो शादी का प्रेशर आता है कि इससे शादी कर लो, ये अच्छा रिश्ता, वो अच्छा रिश्ता, सारी चीजें वर्क करती। कभी लोग आएंगे सीधा आपके यहाँ, आप ही के यहाँ आएंगे, आपके यहाँ चाय पियेंगे, आपकी चार बुराई करके चले जाएंगे, अरे क्या कर रहे हो उतने दिन से। वो सारी चीजें हर किसी के साथ होती है, और सेम सक्सेस मिलने के बाद वही लोग आते हैं, कहते अरे बेटा मुझे तो पता ही था कि तुम ही कुछ करोगे आगे, तो सब सेम लोग बस बदल जाते हैं। बस आपको मोटिवेटेड रहना, बस इस चीज में आप मैनेज कर लीजिए, तो फिर एक दिन सक्सेसफुल आप लोग भी हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। बस लगे रहना है। बस लगे रहना है, गिव अप नहीं कर रहे, गिव अप किसी केस में मत कीजिए। हमेशा मन करता है, मेरा भी मन करता था अब छोड़ दूं, गिव अप कर दूं, कुछ भी कर लूं, लेकिन वो अगर आप करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं, मैंने एक कोट पढ़ा था कहीं कि आपको आगे बढ़ना जितना मुश्किल लगता है ना, एक वक्त बीतने के बाद पीछे लौटना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो जब आप एक जर्नी कवर कर लेते हैं तो पीछे मत लौटिए, आप मोटिवेटेड रह के आप उसको पा सकते हैं, अपने एम को अचीव कर सकते हैं। हाँ, यानी स्टूडेंट्स को मैसेज है, एक बार आपने शुरुआत कर दी है, लंबा सफर तय किया है, तो थोड़े से फ्रस्ट्रेशन से घबराइए मत, चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एक दिन सफर में मंजिल मिलेगी ही मिलेगी। छोड़ देंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, यानी अपने जैसे लोगों से मिलते रहे। चलिए दूसरी चीज की, अब जैसे तैयारी आपने शुरू की, फिर अचानक से जीएस में इंटरेस्ट जागा, फिर पता चला कि फिर सिविल की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उसी में दरोगा भी शुरू हो गया। अब
पीसीएस की तैयारी और जो दरोगा की तैयारी है, एसआई की तैयारी है, बाकी जो एसएससी वगैरह की तैयारी जो छात्र करते हैं, तो दोनों में एक बैलेंस कैसे बनाए? क्योंकि कई छात्र होते हैं कि मन में सपना होता है कि यार पीसीएस बनेंगे, लेकिन क्या है कि पहले वनडे वाला कोई एग्जाम क्लियर कर लाते हैं, सिपाही दरोगा कुछ बन जाते हैं, उसके बाद पीसीएस की तैयारी आराम से किया जाएगा। ये एक नरेशन छात्रों में है कि पहले एक छोटी नौकरी ले लेंगे, उसके बाद हम पीसीएस या आईएएस यूपीएससी की तैयारी करेंगे। तो क्या ये तरीका ठीक है, या कौन सा तरीका ठीक लगता है कि पीसीएस की तैयारी, आईएएस की तैयारी करनी चाहिए पहले, उसके बाद दरोगा, या फिर कैसे इसमें बैलेंस बनाए? देखिए, मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी आप अपना एम बिग रखें। एम हमेशा आपका ऊंचा होना चाहिए, ताकि आप अगर एम ऊंचा रखेंगे तो आप उतना एफर्ट देंगे उस पे। और दरोगा और इसकी बात है तो एक जैसा पैटर्न का एग्जाम चुने। जैसे एसएससी का एग्जामिनेशन, उसमें मैथ्स आपका बहुत बल्कियर आता है, आपको मैथ्स बहुत टाइम लेगा। और जैसे मैंने पीसीएस और दरोगा एक पैटर्न का एग्जामिनेशन, दोनों में जीएस पर फोकस ज्यादा है, इसलिए मैंने एक पैटर्न के एग्जाम को चुना। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं बहुत अलग अलग 10 तरह के एग्जाम भरते हैं, और हर एग्जाम अपने आप में यूनिक होता है। कुछ का मैथ्स पे फोकस ज्यादा होता है, कुछ पे जीएस का होता है, कुछ का बहुत अलग अलग पैटर्न होता है। तो मैं कहूंगी जो भी करे ना, एक टाइप के एग्जामिनेशन पे ज्यादा फोकस करे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हाँ, बहुत से बच्चों के साथ फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं या कुछ भी इश्यूज होते हैं, जॉब इम्पोर्टेंट होता है उनके लिए। तो मैं कहूंगी, बस यही कहूंगी कि ट्रेंड एक जैसा देख ले। बहुत अलग अलग में ना तो ये रह जाता है ना तो वो रह जाता है, आप कहीं के नहीं लाई कर पाते हैं बीच में। यानी एक टाइप का ट्रेंड देते हैं, अगर आपका जीएस अच्छा है तो जीएस वाले जो एग्जाम बड़े बड़े हैं उस पर ध्यान दिया जाए, तो छोटे वाले अपने आप निकलने शुरू हो जाएंगे। मैथ आपका अच्छा है तो मैथ की तरफ फोकस करें। वैसे ये इंटरेस्ट के ऊपर है कि किसका क्या अच्छा है, कौन सा सही है। अब यूपी सब एसआई में, मतलब सब बिहार सब इंस्पेक्टर में सेलेक्ट होने के बाद अब ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। तो ट्रेनिंग के दौरान अब जो समस्याएं आएंगी वो तो आएंगी आएंगी, साथ ही साथ तैयारी भी छोड़ना है। तो क्या आपको लगता है कि ये ड्रीम जॉब मिल गई है, कि अभी कुछ बचा है? अभी ड्रीम जॉब मुझे नहीं मिली, अभी और आगे जाना है। तो उसके लिए कब तक का टाइम रखा है, कि कितने दिन में सेलेक्ट हो जाना है? मैंने तो अपने हिसाब से पूरी कोशिश की थी, क्योंकि मैंने पहले अटेम्प्ट में मेंस निकाल लिया था, पहले अटेम्प्ट में प्री कर लिया था, और इंटरव्यू तक पहले अटेम्प्ट में पहुंच गई थी। हाँ, प्री क्वालिफाई करने मुझे 2 अटेम्प्ट लगे थे, लेकिन फर्स्ट में मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू देने गई थी। मैं अपने हिसाब से तो अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूंगी जब भी मैं एग्जाम में जाऊं, और मैं हर बार चाहूंगी मैं अगले अटेम्प्ट में जाऊं तो वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट हो। हम भी कोशिश करेंगे कि लास्ट अटेम्प्ट हो, इसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाए और दरोगा की बजाय डिप्टी एसपी का पद मिले, अच्छा रैंक मिले। फिर से हम लोग अगला इंटरव्यू करेंगे डिप्टी एसपी के लिए, डिप्टी एसपी वंदना। ठीक है। तो अब जैसे बताया कि तैयारी थी, तैयारी के दौरान थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो इसमें एक जो गाइड का रोल होता है, जो एक शिक्षक का या टीचर का रोल होता है, जो लोग गाइड करते हैं, तो उसके रोल को कितना मानते हैं? अब हमने तो गाइड किया ही किया, हमने अपनी तरफ से किया जो हमें समझ में कि छात्र हम लोग के पास आते हैं तो हम बताते हैं ये करो अपने हिसाब से, जितने हम लोग की क्षमता रहती है। अब हमने जितना कहा, कई सारे छात्र फॉलो करते हैं, कई सारे नहीं कर पाते। अब हम लोग को पता नहीं चलता कि हमारी बातों का असर किसके ऊपर कितना हो रहा है। तो पहले ये बताओ कि क्या टीचर का महत्व है, वैल्यू है उसके निर्देशों का, उसकी गाइडलाइंस का तैयारी के दौरान? या कई बार होता है कि तैयारी से अतिरिक्त भी कई बार परेशानियां हो जाती हैं उसको दूर करने के दौरान, कि बस अपने से ही चला जाए? नहीं, देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपको पढ़ा रहे हैं वो उस स्टेज पर अगर आपको पढ़ाने के लायक हुए हैं, तो वो आप जो चीज आज नहीं करने जा रहे हैं वो हर चीज सीख चुके होते हैं, उन्हें हर चीज का पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं। तो आप ऐसा टीचर को अंडर एस्टिमेट मत करें कि टीचर गलत बोलेंगे। टीचर आपके लिए जो भी बोलेंगे सही बोलेंगे, लेकिन आप बस ये है कि आप उनकी बात सुने और अपने मन से, जैसे बहुत से बच्चों का मैंने देखा है, हमारे भी साथ जो कुछ लोग प्रिपरेशन करे थे वो लोग कहते थे अरे ये क्या पढ़े, ये पढ़ते ये ज्यादा आता है। वैसा नहीं होता है। आप अपने हिसाब से देखें, आपको कुछ लग रहा है आप टीचर से डिस्कस करें। क्योंकि मैं भी जब अपने कोचिंग आवर्स के बाद कई बार मैं सर के पास आके बैठ के पूछती थी, सर ये बता दीजिए ये बता दीजिए, ये नहीं समझ में आ रहा है ये नहीं आ रहा है।
तो फिर लॉन्ग रन में आपको वो चीज बेनिफिट बाद में समझ में आएगा। आप उस वक्त तुरंत नहीं समझ में आएगा, तुरंत लगेगा ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन बाद में फिर आप समझेंगे, जब आप एक स्टेज क्रॉस कर जाएंगे फिर आप समझेंगे कि आपको उस वक्त क्या अच्छी चीजें मिल रही थी, आप उसका बेनिफिट ले सकते थे और आपने लिया या नहीं लिया, ये फिर मतलब टीचर की इम्पोर्टेंट भूमिका होता है। रहती है थोड़ी बहुत। थोड़ी क्या अच्छी खासी भूमिका रहती है। मैं तो हमेशा कहूंगी, चाहे मैं किसी भी पोस्ट पे चली जाऊं, कि फाउंडेशन जो था ना मेरा, मतलब आप ही से बना है, क्योंकि मेरा जीएस में इंटरेस्ट। पहले तो एक बार मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। एक बार किसी ने मुझसे पूछा था कि इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन था, मुझे वो नहीं पता था। आज जीएस की जिस एग्जाम को मैं क्वालिफाई करके आई हूँ, मुझे वो नहीं पता था। और वो ज्यादा दिन पहले की बात नहीं, आज से 5-6 साल पहले की बात है। तो फिर धीरे धीरे जब वो नहीं पता चला, फिर धीरे धीरे इंसान सीखते सीखते हर कुछ कर लेता है। तो यानी एक मेंटर की भूमिका होनी चाहिए जीवन में, जो अच्छा सलाह दे हाँ, और निर्देश दे। होनी चाहिए। चलिए, अच्छी होनी बात चाहिए, मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मानती हूँ। है, अच्छी बात है। चलिए, अच्छी बात है। वंदना, बातचीत करके ठीक ठाक लगा, अच्छा लगा। उम्मीद है कि बच्चों को भी इससे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि बताया ना कि इंटरव्यू, हाँ, दूसरे एक तो बड़ी समस्या पढ़ाई के घंटे, कितने घंटे पढ़े, घंटे को लेकर बच्चे बड़े परेशान रहते हैं कि सर कितना देर पढ़ा जाए। तो कितने घंटे पढ़ाई होनी चाहिए दरोगा के लिए पहले, फिर पीसीएस के लिए? आप बिल्कुल गलत फहमी में ना रहें कि 12 घंटे 14 घंटे वो पॉसिबल ही नहीं है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो कभी पॉसिबल ही नहीं है। आप जितने करें कॉन्सिस्टेंट आवर्स चुने, जैसे आप 3 ही घंटे पढ़े, 4 ही घंटे पढ़े, लेकिन आप रेगुलर पढ़े। आप न्यूज़पेपर, आपके रूटीन में एक सेगमेंटेड टॉपिक, न्यूज़पेपर, कुछ क्वेश्चंस, वो आपके दिन के रूटीन में होना ही चाहिए। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं आप, जैसे 3 घंटे आपकी आदत है पढ़ने की, तो कल को 3.5 कर ले, परसों 2.5 कर ले, उतना कर ले, लेकिन आप बहुत चेंज मत लाइए उसमें। क्योंकि वो ना, वो ट्रेंड को अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर कभी कभी जैसे होता है, क्या 10 घंटे पढ़ लिए, कल बिल्कुल भी नहीं पढ़े, तो ये तरीका सही नहीं है। किसी भी एग्जाम में परसिस्टेंट रहिए, तभी आप एक अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते मतलब दरोगा के लिए 2 घंटे 3 घंटे पर्याप्त है? हैं। मेरे लिए तो काफी था, अब बाकी आप अपना, यानी लगभग छह जो हर महीने तक बच्चे अगर आप 2 से 3 घंटे तैयारी करते हैं तो दरोगा के लिए आपके लिए पर्याप्त पढ़ाई है। पीसीएस के लिए लगभग एनफ 4-5 घंटे चाहिए होते हैं पीसीएस चार में। पाँच घंटे काफी पाँच है। छह घंटे हाँ, 5-6 घंटा अगर आप हाँ, पढ़ रहे हैं और रेगुलर पढ़ रहे हैं, 5-6 महीना पढ़ लिया तो काफी है। ये 13-14 घंटे वाले ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, होंगे, इक्का दुक्का होंगे। ऐसा नहीं है कि असंभव सी चीज है, इक्का दुक्का 14 15 मैं तो 18 घंटे बहुत वाले हो सकते हैं, लेकिन सारे लोग वैसे नहीं होते। और हम लोग जो आज आपको पहले ही बताया कि बातचीत कर रहे हैं वो कॉमन छात्रों के बारे में, कि ज्यादातर जो मिडिल क्लास स्टूडेंट आता है, जो सरकारी नौकरी के लिए परेशान रहता है, उसको जो भी समस्याएं झेलनी पड़ती है, तो एक बड़ी समस्या आती है कि सर कितने घंटे पढ़ाई करें, कितने दिनों तक पढ़ाई करें। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि 3 घंटा आपको दरोगा के लिए आपके लिए पर्याप्त है, अगर 6 महीने तक आप चल रहे हैं। पीसीएस के लिए आप जा रहे हैं तो 5 से 6 घंटे भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी उसके लिए तैयारी आपकी पर्याप्त है। वो 14 घंटा और 15 घंटा ये सब होगा, इक्का दुक्का लोग करते होंगे। लेकिन आप क्या होता है कि आर्टिफिशियल जो कोचिंग वाले इंटरव्यू कराते हैं ना, लंबा लंबा, वो बहुत लंबी लंबी छोड़ते हैं, उसको देख के सब एकदम दुखी हो जाते हैं कि सर ये तो हो ही नहीं पाएगा, आप बताइए कैसे किया जाए। ठीक है, चलिए, तो ये तो अपने 5 घंटे से ज्यादा पढ़ ही नहीं पाई हूँ, मतलब आज तक कभी मैं नहीं पढ़ पाई हूँ, मैं से होता ही नहीं, उससे ज्यादा मैं पढ़ ही नहीं पाती हूँ। अनटिल एग्जाम के एक दिन पहले, उसकी बात अलग होती है, लेकिन मैं नहीं पढ़, मेरा 5 से 6 घंटा मैक्सिमम बहुत हो गया वो। क्योंकि अगर पीसीएस के एग्जाम देखते हैं तो ये मेन उसका प्रीलिम्स और मेन से ही होता है। इंटरव्यू में किस्मत साथ देती है, कई बार एग्जामिनर का मूड अच्छा हुआ, क्या सवाल पूछा क्या नहीं पूछा उसकी कोई सीमा नहीं। आपकी सारी की सारी मेहनत बस प्रीलिम्स और मेंस तक है, इंटरव्यू में फिर किस्मत, भगवान जो भी है ये सामने आ जाता है। तो अगर आप 5 से 4-5 घंटे पढ़ भी रहे हैं तो ये भी काफी है, बहुत इनफ है, लेकिन बस कंसिस्टेंसी आपके अंदर होनी चाहिए, ये इनका कहना है। तो वंदना, अच्छा लगा बातचीत करके। हमें लगता है कि छात्रों को इससे काफी सीख मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। और जहां तक बातचीत करते हैं कि जो शुभकामनाएं देते हैं बच्चे, कुछ अभी मैसेज जब करेंगे यूट्यूब पर ये आएगा तो कुछ बच्चे शुभकामनाएं देंगे, तुम्हें भी देंगे, हो सकता है हमें भी दें। तो आप लोग इनसे शुभकामनाएं लें। कुछ अगर आपको डाउट्स हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाउट्स आप बता सकते हैं, वंदना भी इसका आंसर देगी। जो भी डाउट्स होगा उनका क्लियर कर देना कि भाई ये चीजें हैं। बाकी आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। और लास्ट में अगर कुछ जाते जाते कहना है?
हाँ, मैं बस यही कहूंगी कि आप लोग रेगुलर पढ़ाई करें, न्यूज़पेपर फॉलो करें, फ्रस्ट्रेशन में ना जाएं और गिव अप ना करें, बिल्कुल भी गिव अप ना करें, क्योंकि वो सही नहीं होगा। और फिर मैं यही कहूंगी, मैंने तो हमेशा बोला है कि सर का बहुत अच्छा फाउंडेशन रहा है, मेरा सक्सेस का एक बिग पार्ट मैं सर को डेडिकेट करती हूँ, क्योंकि मैं बस भटक ही रही थी ग्रेजुएशन के बाद, सच में मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरा जीएस में जो इंटरेस्ट जगा और इसको जो मैंने प्रोसीड किया, उसमें सर का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो छात्रों को पढ़ना चाहिए। हाँ, पढ़ना चाहिए। चलिए, ऑल द बेस्ट वंदना, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। मैसेज का जवाब देना, वीडियो में जो भी बच्चे करेंगे यूट्यूब पर जो भी क्वेश्चन करेंगे उसका जवाब देना। मिलते हैं हम लोग अगले अपने सीरीज में एक अन्य टॉपिक के साथ, और उम्मीद है कि अगला वीडियो भी वंदना का ही हो जब टीएस पे सेलेक्ट हो जाए। हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू सर।